कंपनी रजिस्टर करने के बहुत सारे स्टेप्स हैं जो हमने अपनी पिछली वीडियो में डिटेल में डिस्कस किए। हमने ये भी समझा कि आफ्टर ऑल द स्टेप्स हैव बीन टेकन एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है डॉक्यूमेंट्स का, यानी कुछ डॉक्यूमेंट्स इन ऑर्डर हैव टू बी फर्निश्ड टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज। अभी क्या डॉक्यूमेंट्स हैं और इनके सब पार्ट्स क्या हैं, ये स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो से। वेलकम एवरीवन, यू गाइस आर वाचिंग इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस। दिस इज बिजनेस स्टडीज सीरीज फॉर स्टैंडर्ड 11th। चैप्टर चल रहा है 7 फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी और उसमें आज हम पहली वीडियो कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की, यानी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती हैं। तो आमतौर पे किसी भी कंपनी को 2 मोटी डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिनके बिना ये काम शुरुआत नहीं कर सकते। वन इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA, दूसरा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन AOA। ठीक, अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऐसा समझो इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर, मोटा मोटा कंपनी की फंक्शनिंग में जो बेसिक्स हैं उसकी डिटेलिंग MOA देता है, जबकि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इंटरनली कंपनी कैसे रन करनी है उसकी डिटेलिंग देता है। तो दो फंडे हैं, मोटा मोटा ढांचा स्ट्रक्चर कंपनी का, डिटेलिंग नाम, कितनी लाइबिलिटी होगी, कितने शेयर्स होंगे, हम क्या बेसिक काम करेंगे, ये मोटा मोटा स्ट्रक्चर MOA बताता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहता है भाई ये तो बाहर बाहर का ढांचा है, अंदर काम कैसे होगा, कौन कौन डायरेक्टर होगा, आपस में कितने शेयर्स बांटेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हम आगे जब इसको डिटेल में करेंगे वील अंडरस्टैंड। आज की वीडियो क्विकली आई एम गोइंग टू डू जस्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ताकि वन एट अ टाइम चीज़ें बड़ी क्लियर हो। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लाइक आई सेड हैज सर्टेन क्लॉजेज। तुम ऐसे कह लो कि कुछ सर्टेन एस्पेक्ट्स हैं जो ये डॉक्यूमेंट कवर करता है। क्या? लेट्स डिस्कस दैम। फर्स्ट, नेम क्लॉज। नेम क्लॉज अभी हमने पिछली वीडियो में समझा था कि नाम अप्रूव करवाना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से, और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी नाम तब अप्रूव करता है अगर आपकी कंपनी के लिए जो आपने नाम सोचा है वैसा कोई और कंपनी का नाम नहीं है, कोई मिसलीडिंग नाम नहीं है, कोई एम्बलम, नेशनल एंथम, फ्लैग के जैसा नाम नहीं है आपका जिसमें किसी को दिक्कत हो। अगर ये सब प्रॉब्लम्स नहीं है तो रजिस्ट्रार आपका नाम अप्रूव कर देता है, एंड दैट इज व्हाट द नेम क्लॉज सेज कि ये नाम है, ये रजिस्ट्रार अप्रूव कर चुका है और ये नाम हमारी कंपनी की आइडेंटिफिकेशन है। नेम क्लॉज सेज आवर कंपनी विल बी नोन बाय दिस नेम हेंस फॉरवर्ड, और यही हमारी कंपनी की आइडेंटिफिकेशन है। तो सबसे पहली चीज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नेम क्लॉज, नाम क्या होगा कंपनी का। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। व्हाट इज रजिस्टर्ड ऑफिस? देखो, ऑफिस तुम कहीं मर्जी बनाओ, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एक हेडक्वार्टर, एक रजिस्टर्ड ऑफिस चाहिए। क्यों? क्योंकि जितनी हेंस फॉरवर्ड मेल होगी, शेयर होल्डिंग सब्सक्रिप्शन होगा, कोई भी फॉर्मल कुछ भी कम्युनिकेशन करनी होगी वो इस एड्रेस से होगी। आपकी ईमेल्स पे, आपकी स्पीड पोस्ट पे, आपकी रजिस्टर्ड मेल पे, अगर आपको कोई लेटर भेजता है, आपको शेयर होल्डिंग करवानी है, सब पे ये वाला एड्रेस छपेगा। तो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज बताता है, आपको बताना है कि आपका एड्रेस क्या है और किस स्टेट में है ये। सो बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन लॉ, तो ये तो गिवन है कि आप इंडिया में हो, लेकिन इंडिया में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस किस स्टेट में है। सो फॉर एग्जाम्पल, यू हैव एन ऑफिस हेडक्वार्टर और रजिस्टर्ड ऑफिस इन गुड़गांव, सो यू विल से दैट योर रजिस्टर्ड ऑफिस इज इन गुड़गांव, हरियाणा, वो आप स्टेट करेंगे। अब कई बार क्या होता है कि अभी आपके पास एग्जैक्ट एड्रेस नहीं होता आपके ऑफिस का, क्वाइट पॉसिबल। ज़रूरी नहीं है कि तुमने पहले ही ऑफिस की स्पेस खरीद ली है और तुम पहले ही उसको, नो, समटाइम्स इट्स नॉट देयर, आपके पास एग्जैक्ट एड्रेस नहीं है, यू नो द स्टेट बट यू डोंट नो द एड्रेस, वो भी चलेगा। अगर ऐसा है तो आप विद इन 30 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मैंने कहा था ना इनकॉर्पोरेशन की सर्टिफिकेट मिलती है, उस सर्टिफिकेट के मिलने से 30 दिन के अंदर अंदर एग्जैक्ट एड्रेस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को फर्निश कर सकते हैं। So what you have to keep in mind is everything, the documentation, the formation of the company होती कहाँ पर है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। ठीक, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पहली चीज क्या डालोगे? नाम। दूसरी चीज ऑफिस कहाँ है, स्टेट लिख दो। एग्जैक्ट एड्रेस नहीं है तो कोई बात नहीं, विद इन 30 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन वो एड्रेस फर्निश कर दो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट क्लॉज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज यही है। ऑब्जेक्ट क्लॉज मतलब, ऑब्जेक्ट क्लॉज बताता है ये जो आपने कंपनी खड़ी की है इसका पर्पस क्या है,
क्या सोच के आपने ये कंपनी खड़ी की है और आपकी कंपनी क्या क्या काम करने की सोच रही है। एंड यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट दिस, क्योंकि अगर तुमने कल को लिखा कुछ है अपनी कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में और कर कुछ और रहे हो तो ये इलीगल है, इट्स अ लीगल इशू, कोई भी कंप्लेन कर सकता है आपके अगेंस्ट। लेट मी टेक एन एग्जांपल। तो तुमने अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा यू वांट टू वर्क फॉर द अंडर प्रिविलेज रूरल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड योर प्रोडक्ट इज फॉर एंगेजिंग रूरल पीपल। ठीक, ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्लैरिटी हो गई, काम जो भी करोगे, प्रोडक्ट बनाओगे, वो रूरल गांव के एरिया के लिए है। लेकिन जब तुमने काम शुरू किया, तुमने अपना प्रोडक्ट अर्बन एरिया में बेचना शुरू कर दिया। रॉन्ग, बहुत बड़ा पंगा है, लीगल इशू हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट्स गोइंग टू डिफाइन द पर्पस ऑफ योर कंपनी। क्यों कंपनी बनाई तुमने भाई, वो क्लैरिटी ये क्लॉज करेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लॉज में भी दो पार्ट्स हैं, मेन ऑब्जेक्ट्स, अदर ऑब्जेक्ट्स। मेन ऑब्जेक्ट जो मैंने अभी कहा, रूरल एरिया में प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, मेन ऑब्जेक्ट लिख दिया। मैंने ये भी कहा कि इसके आगे तुम नहीं जा सकते, इलीगल है। एक बात का खास ध्यान रखना, यहाँ पे एक लाइन है, एक्ट विच इज असेंशियल और इंसिडेंटल फॉर अटेनमेंट मे नॉट हैव बीन मेंशन्ड। मतलब तुमने कहा कि रूरल एरिया में प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, ऑब्जेक्ट, मेन ऑब्जेक्ट। अब ये रूरल एरिया में प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए जो भी एक्टिविटीज जरूरी हैं, असेंशियल या इंसिडेंटल मतलब होनी ही है, वो तो उसका पार्ट है, उन्हें एक एक करके मेंशन करना मेमोरेंडम में कोई ज़रूरी नहीं है। इट इज़ मोर देन इनफ कि तुमने ये लिख दिया कि मैं रूरल एरिया में प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, मैं रूरल एरिया का सर्विस करना चाहता हूँ, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। इतना लिख देना काफ़ी है और ये तुम्हारा मेन ऑब्जेक्ट है। अब उसमें एक एक एक्टिविटी की तुम क्या करोगे, कैसे, कहाँ जाओगे, किससे बात करोगे, जितनी एक्टिविटीज़ जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट पाने के लिए ज़रूरी है या होनी, इंसिडेंटल मतलब होनी ही है, उनको अलग से मेंशन करना कोई ज़रूरी नहीं है। कर देते हो, इफ़ दैट क्लैरिटी इज देयर, ब्रिलियंट, इफ नॉट, नॉट अ प्रॉब्लम। ऑल यू नीड टू lay down is the object with which your company has been formed. Why have you formed the company? That's very important. And what is important also is to remember that you can't step beyond these objects. नहीं जा सकते भैया, पंगा है। ओके, दूसरे हैं अदर ऑब्जेक्ट्स। तो अगर मेन ऑब्जेक्ट्स में कोई चीज़ नहीं डाली है तो अदर ऑब्जेक्ट्स भी टेकअप किए जा सकते हैं। अदर ऑब्जेक्ट्स मतलब जो आपके मेन नहीं है, कुछ और आप ऑब्जेक्ट्स फुलफिल करना चाहते हैं। तो जैसे मान लो तुमने रूरल एरिया में काम करना है, उसके अलावा तुम्हें लगता है कि तुम एजुकेशन डोमेन में भी कुछ काम करना चाहते हो, तो ये अदर ऑब्जेक्ट है। अब इसके लिए तुम्हें या तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी, मतलब सबसे मिल बांट के एक साइन करवाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट, या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करवानी पड़ेगी, या अगर पब्लिक कंपनी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तब वो जो तुम अदर ऑब्जेक्ट है, जो तुम्हारे मेन ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड है, उसको देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से ONGC है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ द कंट्री, इट्स अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सरकारी कंपनी है। तो ONGC का मेन पर्पस है ऑयल का प्रोक्योरमेंट करना, उसकी रिफाइनिंग करना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। दैट्स द मेन ऑब्जेक्ट, मेन ऑब्जेक्ट क्लॉज ये रहा। मान लो वो एक और काम करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो पेट्रोलियम एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलें ताकि लोगों को इस डोमेन के बारे में इंफॉर्मेशन मिले, बच्चे MBA करें, इसमें कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। बट ये मेन ऑब्जेक्ट नहीं है, ये अदर ऑब्जेक्ट है, और ऐसा करने के लिए दे विल हैव टू ईदर पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन और अ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और गेट अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बिना वो ये नहीं कर पाएंगे। क्लियर है, समझ में आ गया? ओके। नेक्स्ट, लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी क्लॉज मतलब जितने शेयर होल्डर्स हैं उनकी कितनी लाइबिलिटी बनती है, व्हाट इज द मैक्सिमम लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, जो अनपेड है। अब मैं समझाती हूँ इसको। मान लो 1000 शेयर्स इशू किए 10 रुपये ईच के, और सारे शेयर होल्डर्स अभी तक 6 रुपये अपने अपने शेयर पे दे चुके हैं। यानी 1000 में से अगर 1000 शेयर्स इशू हैं 10 रुपये के, तो टोटल अमाउंट हुआ 10,000। 10,000 में से 10 रुपये की 10 रुपये का शेयर वैल्यू था, शेयर होल्डर्स ने 6 रुपये पे कर चुके हैं वो, तो यानी हमारे पास आ चुके हैं 6000। तो अब लाइबिलिटी जो बनती है शेयर होल्डर्स की, वो सिर्फ उतने अमाउंट की है जो अनपेड है, जो अभी तक पे नहीं किया गया, यानी कि 4000 की। तो कल को अगर वर्स्ट के सिनेरियो में दिक्कत होती भी, अपने को पैसे भी चाहिए, तो भी हम अपने शेयर होल्डर से सिर्फ 4000 मांग सकते हैं, 6000 नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि शुरुआत में बात हुई थी
कि 1000 के शेयर्स 10 रुपये पे बिकेंगे, 10 में से 6 शेयर होल्डर्स दे चुके हैं, तो उनकी जो अनपेड लाइबिलिटी है वो 4 की है, यानी 4000 की, हम उतना ही मांग सकते हैं, एंड दैट इज द लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी क्लॉज कहता है इट लिमिट्स द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स टू द अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स अलॉटेड। देखो ध्यान से, लिमिट्स द लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को लिमिट कर देता है, इतनी ही है, किस पे? ऑन द अमाउंट अनपेड, जो अमाउंट पे नहीं किया, किस पे? ऑन शेयर्स अलॉटेड। तुम्हें शेयर्स अलॉट हुए, उनमें से जो अमाउंट तुमने पे नहीं किया, तुम्हारी लाइबिलिटी वहीं तक रिस्ट्रिक्टेड है। तो लाइबिलिटी क्लॉज ये डिटेलिंग देता है। ओके, नेक्स्ट इज कैपिटल क्लॉज, पैसे वाला क्लॉज। ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी होगी, यानी मैक्सिमम कैपिटल शेयर्स के थ्रू कितना आप रेज करेंगे, ये आपको बताना है। तो आपने कह दिया आप 25 करोड़ शेयर्स के थ्रू इशू करेंगे, तो 25 करोड़ इज योर ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब अप्रूवल है, साइन हो चुका है कि इतना ऑथराइज्ड कैपिटल, इतना मैक्सिमम पैसा, कैपिटल माने पैसा, ऑथराइज्ड मतलब अप्रूव्ड, कि इतना पैसा आप शेयर्स की इशू के थ्रू स्टॉक मार्केट से रेज करेंगे, आप शेयर्स निकाल के रेज करेंगे। ओके, अब जितना तुमने कह दिया ना कि तुम्हारा ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है, उससे ज़्यादा तुम उस राउंड में तो इशू नहीं करवा सकते, ये बात दिमाग में रखना। तो कैपिटल क्लॉज कहता है हम इतना पैसा इशू करेंगे, इतना पैसा ऑथराइज्ड कैपिटल शेयर मार्केट शेयर इशू से आएगा, और जितना आप लिख देंगे उससे ज़्यादा का आप पैसा रेज नहीं कर सकते। ऑल्सो कैपिटल क्लॉज ही कहता है कि आपको जितना पैसा आपने रेज किया वो कितने शेयर्स और उनकी कितनी फेस वैल्यू से आप इकट्ठा करेंगे, ये भी बता दीजिए। लेट मी एक्सप्लेन। तो मैंने कहा मैं 25 करोड़ रुपया शेयर्स के थ्रू रेज करूंगी, माई ऑथराइज कैपिटल इज 25 करोड़। क्लियर? नाउ आई ऑल्सो विल हैव टू टेल देम कि ये 25 करोड़ मैं कैसे अरेंज करूंगी, यानी कितने शेयर्स इशू करूंगी, नंबर ऑफ शेयर्स, और हर शेयर की वैल्यू कितनी होगी। तो मान लो मैं कहती हूं कि मैं 2500 शेयर्स इशू करूंगी और हर शेयर की वैल्यू 1000 रुपया होगी। आई थिंक इट विल कम डाउन टू दैट ओनली, 1000 और 10,000। 25, let's say 25, okay, let me just put it easily. 25,000 shares into 1000 will also not be into 10,000, okay. 2.5 लाख कर लेते हैं, 25 करोड़ की बात है ना। तो मैं 2.5 लाख शेयर्स इशू करूंगी एंड मेरे हर शेयर की वैल्यू विल बी ₹100। दैट्स इट, 25 करोड़। मैं 2.5 लाख शेयर इशू करूंगी, नंबर ऑफ शेयर्स विल बी 2,50,000 एंड फेस वैल्यू यानी हर शेयर की का दाम होगा 100 रुपये। तो 2.5 लाख इंटू 100 इज 25 करोड़। दैट इज हाउ आई विल क्रिएट माई ऑथराइज्ड कैपिटल। ये क्लैरिटी भी मुझको पहले ही देनी है, अपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखनी है। दैट इज व्हाट द कैपिटल क्लॉज इज ऑल अबाउट। क्लियर है? तो 5 क्लॉजेज हैं जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मार्क किए जाते हैं। नेम क्लॉज, आइडेंटिफिकेशन आपकी कंपनी की, रजिस्ट्रार से अप्रूव होना चाहिए। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, किस स्टेट में है, लोकेशन क्या है, मेंशन करो। अगर एग्जैक्ट एड्रेस नहीं है तो विद इन 30 डेज उसको नोटिफाई करो। ऑब्जेक्ट क्लॉज, मेन पर्पस क्या है कंपनी का, जो लिख दिया उससे बाहर तुम लीगली नहीं जा सकते। मेन ऑब्जेक्ट, मेन पर्पस, अदर ऑब्जेक्ट, अगर कुछ और भी ऑब्जेक्ट है रेजोल्यूशन या अप्रूवल से आप कर सकते हैं। लाइबिलिटी क्लॉज, जो शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी को लिमिट करता है टू द अमाउंट विच इज अनपेड बाय देम ऑन द शेयर्स अलॉटेड। जो पैसा उन्होंने नहीं दिया वहां तक उनकी लाइबिलिटी लिमिट होती है। आखिरी कैपिटल क्लॉज, मैक्सिमम कैपिटल दैट यू कैन रेज थ्रू शेयर्स। आपको शेयर्स का नंबर, उनकी फेस वैल्यू, अमाउंट सब डिक्लेयर करना होता है। ओके, एक और बात का ध्यान रखेंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को पब्लिक कंपनी के केस में 7 लोग और प्राइवेट कंपनी के केस में एटलीस्ट 2 लोगों का सिग्नेचर चाहिए होता है, उसके बिना वो वैलिड नहीं है। और जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन हो जाता है तो उसका एक भाई बंधु, उसी से उपजा हुआ एक और डॉक्यूमेंट आता है विच इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो मैं अपनी अगली वीडियो में डिटेल में करूंगी। ओके, अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।